आज हम डिस्कस करते हैं लाहौर बोर्ड 2022 पेपर ग्रुप 1 एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन इसमें है अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1 बाय n इज कॉल्ड यूनिट मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स या रो मैट्रिक्स। अगर स्टेटमेंट देखते हैं, स्टेटमेंट है 1 बाय n। जो यहाँ पे पहले वाला नंबर है वो शो करता है नंबर ऑफ रोज को, और जो दूसरे वाला नंबर है वो शो करता है नंबर ऑफ कॉलम्स को। और अगर हम यहाँ पे ध्यान दें तो सिर्फ एक ही रो लिखी हुई है। चूंकि सिर्फ एक ही रो है इस वजह से हम इसको बोलते हैं ये हमारे पास एक रो मैट्रिक्स है। तो इसका हमारे पास फिर आंसर यहाँ पे देखें तो डी ऑप्शन होगा। सेकंड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन है द रैशनल फ्रैक्शन एक्स स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इम्प्रॉपर, प्रॉपर, पोलिनोमियल या इक्वेशन। तो हम अपना एक्सप्रेशन लिखते हैं। एक्सप्रेशन है एक्स स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1। अगर बात की जाए प्रॉपर या इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस की, और इसको हम देखें ऊपर और नीचे दो पॉलिनोमियल लिखे हो पी एक्स क्यू एक्स। अगर ऊपर वाले पॉलिनोमियल की डिग्री ग्रेटर या इक्वल हो नीचे वाले पॉलिनोमियल के, तो फिर हम बोलते हैं कि ये हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की डेफिनेशन है। देखिए यहाँ पे भी डिग्री 2 लिखी हुई है और यहाँ पे भी हमारे पास डिग्री 2 लिखी है। चूंकि ऊपर और नीचे डिग्री इक्वल है तो इस वजह से ये हमारे पास एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगी। तो फिर इसका ऑप्शन हमारे पास होगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। वो कह रहा है द थर्ड टर्म ऑफ द सीक्वेंस और ए एन गिवन है। ए एन का मतलब होता है आपके पास nth टर्म या जनरल टर्म गिवन है। वो फॉर्मूला लिखते हैं। ए एन हमारे पास उसने डिफाइन किया है -1 की पावर n, और साथ में लिखा है n-7। यहाँ पे डिवीजन का साइन लगा है वो गलत है, n-7 है। करना हमने क्या है, करना हमने यहाँ पे यह है कि थर्ड टर्म फाइंड करनी है। थर्ड टर्म फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, n चूंकि nth टर्म को शो करता है, n3 लगाएंगे तो वो तीसरी टर्म आ जाएगी। n की जगह 3 लगा देते हैं। a3 इज इक्वल टू आ जाएगा -1 की पावर 3। n की जगह पे जहां जहां n है 3 लगा देंगे और 3 -7। -1 की पावर 3 ऑड नंबर है, -1 ही आ जाएगी, और 3 -7 होता है -4। माइनस माइनस आपके पास आ जाएगा +4। तो इसका आंसर होगा 4, यानी थर्ड टर्म 4 होगी। तो क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट ऑप्शन है बी। इसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। लिखा हुआ है ओमेगा पावर -29 इक्वल टू, ए ऑप्शन है 0, बी ऑप्शन है 1, सी ऑप्शन है ओमेगा और डी ऑप्शन है ओमेगा स्क्वायर। तो अगेन हम क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं। ओमेगा -29 लिखा है, माइनस है, इसको पहले फ्रैक्शन में लिख लेते हैं। 1 ओवर ओमेगा, नीचे आके पॉजिटिव हो जाएगा 29। अब हमें एक रिजल्ट पता है कि ओमेगा क्यूब हमारे पास 1 होता है, तो हम हमेशा इसको जहां भी ब्रेक करेंगे ओमेगा क्यूब की फॉर्म में करेंगे। तो ये आपके पास फिर हो जाएगा 1 ओवर ओमेगा 3 की पावर 9। 3 इंटू 9 आपके पास 27 हो गया। 29 बनाने के लिए साथ में आ गया ओमेगा स्क्वायर। अब ओमेगा क्यूब आपके पास 1 होता है, 1 की कोई भी पावर ले तो वो 1 ही रहती है हमारे पास, बाकी बच जाएगा 1 ओवर ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि ओमेगा क्यूब 1 होता है। अब 1 ओवर ओमेगा स्क्वायर की अगर आप देखें ऑप्शन नहीं है यहाँ पे। हम क्या करते हैं यहाँ पे ऑप्शन बनाने के लिए, हमें पता है ओमेगा क्यूब 1 होता है, तो इस 1 की जगह पे लिख लेते हैं ओमेगा क्यूब डिवाइडेड बाय ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर से स्क्वायर पावर कैंसिल, बाकी क्या बच गया ओमेगा। तो फिर इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा सी ऑप्शन, यानी ओमेगा। क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाते हैं। हमारे पास डिटर्मिनेंट गिवन है 2/2 का, ए बी सी डी इज इक्वल टू 2। तो फिर उसने एक और डिटर्मिनेंट दिया और उसने कहा इसका फिर आंसर क्या होगा। हम सबसे पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है ए बी सी डी डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 2, और हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड हमने ये करना है बी ए डी सी, ये वाला डिटर्मिनेंट क्या होगा। तरीका यह, पहले इस डिटर्मिनेंट को एवेलुएट करते हैं। वो क्या होता है, डायगोनल मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा ए डी और दूसरी साइड पे माइनस के साथ बी सी इज इक्वल टू 2। आप देखिए ए डी माइनस बी सी 2 होगा। दूसरे वाले डिटर्मिनेंट को भी सेम पैटर्न पे एक्सपेंड करें, ये आ जाएगा बी सी माइनस ए डी। अब देखें हमें गिवन क्या, ए डी माइनस बी सी। अगर इन दोनों में से हम माइनस कॉमन ले लें, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये हो जाएगा ए डी और आ जाएगा माइनस बी सी। और हमें ये गिवन है कि किसके इक्वल है 2 के, तो फिर वैल्यू लगा लें, ये हो जाएगा -2। इसका मतलब है -2 इज करेक्ट ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 5 की ऑप्शन आ जाएगी बी।
इसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। इन द सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। आइडेंटिटी पहली बात क्या होती है? आइडेंटिटी एक ऐसा नंबर है जिसको जब आप ऑपरेट करें तो नंबर चेंज ना हो। तो चूंकि हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर में x प्लस आयोटा y फॉर्म होती है, हमारे पास यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होगी? वो होती है 1 0। ये आपने याद रखनी है, बुक में भी लिखी हुई है। हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कम्प्लेक्स नंबर में 1 0 होती है। अगर आप 1 0 को किसी भी कम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई करें, आंसर सेम रहता है। तो ए ऑप्शन है राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाते हैं। वो कह रहा है रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c = 0 आर इक्वल इफ। और आगे हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट की डिफरेंट ऑप्शन है। b² - 4ac नेगेटिव है, पॉजिटिव है। थर्ड ऑप्शन में ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और फोर्थ में लिखा इक्वल टू 0। हमें पता है रूट्स इक्वल कब होते हैं? रूट्स इक्वल तब होते हैं अगर आपके पास डिस्क्रिमिनेंट 0 हो। तो फिर क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन होगा डी ऑप्शन, b² - 4ac = 0। नेक्स्ट हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। वो कह रहा है इफ ए बी आर नेगेटिव एंड ज्योमेट्रिक मीन इज ऑल्सो नेगेटिव, देन इनमें से कौन सी करेक्ट रिलेशन होगा? हार्मोनिक इज लेस देन अरिथमेटिक, लेस देन ज्योमेट्रिक, अरिथमेटिक लेस देन हार्मोनिक, लेस देन ज्योमेट्रिक, ज्योमेट्रिक लेस देन अरिथमेटिक, लेस देन हार्मोनिक, या लास्ट में है अरिथमेटिक लेस देन ज्योमेट्रिक लेस देन हार्मोनिक। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट होगा, ए लेस देन जी लेस देन एच। अगर आपके पास ए और बी की वैल्यूज नेगेटिव हो और ज्योमेट्रिक मीन भी नेगेटिव हो, तो हमारे पास रिलेशन होल्ड करता है कि अरिथमेटिक की वैल्यू लेस होती है ज्योमेट्रिक से और ज्योमेट्रिक की वैल्यू लेस होती है हार्मोनिक से। डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9 में आ जाते हैं। हमारे पास लिखा हुआ है NPN इज इक्वल टू। परमुटेशन की डेफिनेशन देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारे पास ये है NPN, ये क्या होगा? परमुटेशन की डेफिनेशन ये होती है ऊपर वाले नंबर n का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय ऊपर वाले नंबर और इस नीचे वाले नंबर का डिफरेंस, यानी n - r का फैक्टोरियल। n - n का फैक्टोरियल हो जाएगा। तो ये हमारे पास हो जाएगा n का फैक्टोरियल ओवर n - n होता है हमारे पास 0 का फैक्टोरियल। अब 0 का फैक्टोरियल हमारे पास होता है 1, तो बाकी फिर हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? n का फैक्टोरियल। तो फिर इसकी जो राइट ऑप्शन होगी वो हमारे पास होगा ए ऑप्शन, n का फैक्टोरियल। क्वेश्चन नंबर 10 में आ जाते हैं। वो कह रहा है सेट n ऑफ नेचुरल नंबर इज मोनोइड विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन। सबसे पहले हम देखते हैं कि मोनोइड क्या होती है और उसके बाद हम डिस्कस करते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर के लिहाज से। बेटा मोनोइड हमारे पास ये होता है, आपके पास 3 प्रॉपर्टीज होल्ड करनी चाहिए। नंबर 1 वो क्लोज्ड होनी चाहिए, नंबर 2 वो एसोसिएटिव होनी चाहिए, उसमें प्रॉपर्टी ये होती है, और तीसरी उसमें प्रॉपर्टी होती है उसमें आइडेंटिटी एग्जिस्ट करनी चाहिए। अब हमारे पास जो सेट गिवन है वो है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स का। अब सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स में हमने ये चेक करना है ये तीनों प्रॉपर्टीज किस ऑपरेशन से सेटिस्फाई होती हैं। पहला ऑपरेशन है एडिशन का। अगर एडिशन में सेट ऑफ नेचुरल नंबर की बात की जाए, सेट ऑफ नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है 1 2 3 एंड अप टू सो ऑन। इसमें आइडेंटिटी वाला पार्ट मिस है। अंडर एडिशन आइडेंटिटी होती है 0, तो आइडेंटिटी चूंकि सेट ऑफ नेचुरल नंबर में नहीं आती तो ये पहले वाले ऑपरेशन पे सही नहीं है। सेकंड पे आ जाते हैं माइनस वाला। अगर माइनस में देखें तो वो क्लोज्ड नहीं होगा। कैसे नहीं होगा? अगर हम नंबर लेते हैं फॉर एग्जांपल 3 और उसमें से 5 माइनस कर दें तो 3 और 5 दोनों नेचुरल नंबर है, माइनस करके रिजल्ट आ गया -2। -2 जो है वो नेचुरल नंबर नहीं है, तो वो इस सेट के अंदर बिलोंग नहीं करता, तो पहली प्रॉपर्टी ही सेटिस्फाई नहीं होती क्लोज्ड वाली। सी ऑप्शन पे आ जाते हैं जो कि है मल्टीप्लिकेशन। अगर आप देखें मल्टीप्लिकेशन, कोई भी 2 नेचुरल नंबर को मल्टीप्लाई करें वो एक और नेचुरल नंबर होगा, क्लोज्ड भी होगी, एसोसिएटिव भी होगी, और मल्टीप्लिकेशन में आइडेंटिटी होती है 1। अगर आप देखें सेट ऑफ नेचुरल नंबर में 1 भी आता है, तो इसका फिर जो राइट ऑप्शन है वो आएगा आपके पास सी ऑप्शन, यानी कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर मोनाइड होता है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। क्वेश्चन नंबर 11 में आ जाते हैं। इफ n इज अ पॉजिटिव इंटीजर देन n³ प्लस n इज डिविजिबल बाय 0 2 3 और 5। तो क्वेश्चन में हमारे पास कंडीशन क्या है? पहली बात यह है कि n हमारे पास एक पॉजिटिव इंटीजर है। अब पॉजिटिव इंटीजर का मतलब है स्टार्ट होंगे 1 से 2 3 अप टू सो ऑन, तो ये हमारे पास सेट बनेगा।
और जो एक्सप्रेशन है जिसको हमने चेक करना है डिविजिबिलिटी के लिए वो है n क्यूब प्लस n। आप देखिए सबसे स्मॉलेस्ट नंबर जो इनपुट दी जा सकती है वो है यहाँ पे 1। अगर यहाँ 1 इनपुट लगाएं तो ये हो जाएगा 1 का क्यूब प्लस 1, 1 का क्यूब 1 प्लस 1 आ जाएगा 2। तो अब ऑप्शन नंबर क्या क्या गिवन है, पहला है 0। अगर आप किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करें इन्फिनिटी हो जाता है तो 0 पॉसिबल नहीं है। आगे आ जाए 2, तो 2 देखिए आप 2 को डिवाइड करता है। थर्ड नंबर हमारे पास 3 है, वो डिवाइड नहीं करता, और 5 भी 2 को डिवाइड नहीं करता। अगर आगे चलें फॉर एग्जांपल हम 2 लगा लें तो ये हो जाएगा 2 का क्यूब प्लस 2, 2 का क्यूब 8 प्लस 2 10 आ जाएगा। 10 देखें तो 2 से भी डिवाइड होता है और 5 से भी डिवाइड होता है। आगे वाले नंबर 5 से भी डिवाइड हो जाएंगे, 2 से भी, लेकिन जो सबसे पहला नंबर पॉजिटिव इंटीजर में आता है वो है 1। तो अगर हम यहाँ पे 1 लगा देंगे तो आंसर आता है 2। तो 2 देखिए 5 से डिविजिबल नहीं है, इस वजह से इसका जो फिर करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा बी ऑप्शन 2। नेक्स्ट में आ जाते हैं इन राइट ट्राइंगल ABC इफ बीटा इज 90 डिग्री देन कोसाइन लॉ रिड्यूसेस टू। अब देखिए जब हमारे पास बीटा एंगल गिवन होता है तो लॉ ऑफ कोसाइन हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ab कॉस बीटा। तो देखिए बीटा एंगल चूंकि यूज कर रहा है तो हम बीटा वाला फॉर्मूला लिखेंगे। अब अगर बीटा को 90 डिग्री लिया जाए तो हमें पता है कॉस 90 डिग्री 0 होता है। जब cos 90 डिग्री 0 होगा ये सारे वाली एक्सप्रेशन हमारे पास 0 हो जाएगा। बाकी क्या बच जाएगा, बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ये देख लेते हैं, हमारे पास ये लिखा हुआ है बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, राइट ऑप्शन इज ए। क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाते हैं। 13 में वो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्वाड्रेंटल एंगल। एक चीज आपने याद रखनी है, क्वाड्रेंटल एंगल हमेशा 90 का मल्टीपल होता है, यानी 90 हो गया, 180 हो गया, 270, 360, जितने भी क्वाड्रेंटल एंगल हैं वो 90 के मल्टीपल्स होते हैं। अगर आप यहाँ पे देखें तो हमारे पास 350 लिखा है, 90 का मल्टीपल नहीं है, 390 भी नहीं है, 410 भी नहीं है, सिर्फ एक ही मल्टीपल है वो है -360। चूंकि 9 4 36 होता है तो 90 का मल्टीपल यहाँ पे -360 बनता है। माइनस सिर्फ यहाँ पे इंडिकेट ये कर रहा है कि डायरेक्शन रोटेशन की क्लॉकवाइज थी। अगर एंटी क्लॉकवाइज होगी तो पॉजिटिव होगा, क्लॉकवाइज होगा तो नेगेटिव होगी। लेकिन क्वाड्रेंटल एंगल के लिए ये जरूरी है कि वो 90 का मल्टीपल हो, राइट ऑप्शन इज सी। क्वेश्चन नंबर 14 में आ जाते हैं, वो है एंगल बिलो द हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल्ड कोरिस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट एंगल, एंगल ऑफ डिप्रेशन या एंगल ऑफ एलिवेशन। ये आपने याद रखना है। अगर आप किसी फिक्स हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर की तरफ देखें तो वो हमारे पास जो एंगल बन रहा होता है एलिवेशन होता है, और अगर आप उससे नीचे देखें डिप्रेशन होता है। तो चूंकि वो कह रहा है एन एंगल बिलो द हॉरिजॉन्टल लाइन, तो बिलो हॉरिजॉन्टल लाइन हमेशा हमारे पास डिप्रेशन एंगल होता है, ऑप्शन इसका होगा सी। क्वेश्चन नंबर 15 में आ जाते हैं, वो कह रहा है अ डाई इज रोल्ड देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्राइम नंबर इज, और ऑप्शंस गिवन है 1/6, 1/4, 1/3, 1/2। सबसे पहले आ जाते हैं प्रोबेबिलिटी पे। हमारे पास अगर एक डाई को रोल करें, पॉसिबल ऑप्शंस क्या हैं आपके पास, आंसर में 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4, 5 और 6। तो एक डाई को रोल करने पे हो सकता है आप फेंकें 1 आ जाए या 2 आ जाए, इस तरह से 6 तक ऑप्शंस हैं। हमारे पास प्रोबेबिलिटी क्या होती है, ई डिनोट करता है इवेंट को, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट होती है नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज के हमारे पास इवेंट अकर हो डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस वो होता है जिसमें ऑल पॉसिबिलिटीज होती हैं। टोटल यहाँ पे देखें तो हमारे पास 6 पॉसिबिलिटीज हैं। और इवेंट क्या है, इवेंट हमारे पास डिफाइन यह किया कि नंबर आना चाहिए एक प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर हमारे पास क्या होते हैं, प्राइम नंबर हमारे पास होते हैं 2, 3 और 5। आपने याद रखना है 1 प्राइम नंबर नहीं है, प्राइम नंबर्स हमारे पास हैं 2, 3 और 5। तो अब प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करते हैं इवेंट की। अगर आप देखें तो कितनी पॉसिबिलिटीज हैं इवेंट अकर होने की, 3, तो ये आ जाएगा 3, और सैंपल स्पेस के टोटल एलिमेंट हैं 6। तो सिंप्लीफाई करें तो ये आपके पास आ जाएगा 1/2, यानी कि 1/2 हाफ है पॉसिबिलिटी कि हमारे पास एक प्राइम नंबर आएगा, और ये ऑप्शन आपके पास बनता है डी ऑप्शन 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं, रेफरेंस एंगल ऑफ tan x इज इक्वल टू -1 इक्वल्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है
tan x इज इक्वल टू -1, इसका रेफरेंस एंगल बताना है। आपने जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो, ये वाला फंक्शन दूसरी साइड पे जाके इन्वर्स हो जाता है, आपने सिर्फ ये चेक करना है कि tan की वैल्यू 1 कहाँ पे होगी। तो इसको अगर हम कैलकुलेटर पे चेक करें, यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा शिफ्ट tan करें तो ये आपके पास आ जाएगा tan इनवर्स 1 पे चेक कर ले तो आंसर आ गया आपके पास 45, और 45 एंगल होता है π/4। तो हमारे पास एंगल क्या आ गया, रेफरेंस एंगल x हमारे पास π/4 होगा। अब जहां तक बात रही माइनस की, एक चीज बेटा आप लोगों ने याद रखनी है, रेफरेंस एंगल कभी भी नेगेटिव नहीं होता, और दूसरी बात हमेशा वो एक्यूट एंगल होता है। एक्यूट एंगल होता है जो लेस देन 90 होता है। तो रेफरेंस एंगल की दो प्रॉपर्टीज होती हैं, नंबर 1 वो पॉजिटिव एंगल होता है, नंबर 2 वो एक्यूट एंगल लेस देन 90 होता है। यहां पे जो माइनस है, अगर कोई और क्वेश्चन हो तो माइनस में हम सिर्फ इंडिकेट ये कर रहे होते हैं कि tan नेगेटिव कहां पे होगा। tan नेगेटिव हमारे पास होता है सेकंड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो हम उसके कोरिस्पॉन्डिंग फिर एंगल फाइंड कर लेंगे। लेकिन हमारा रेफरेंस एंगल क्या होगा, रेफरेंस एंगल वो बेसिक एंगल है जिसपे हमारे पास tan की वैल्यू 1 आ रही होती है। तो अगर आपके जहन में ना हो तो हम फौरन से क्या करते हैं, यहाँ पे जो भी फंक्शन होगा दूसरी साइड पे ले जाके इन्वर्स करके वैल्यू चेक कर लेंगे। वो जो वैल्यू आएगी, और आपने सिर्फ पॉजिटिव पे ही चेक करना है, तो वो जो एंगल होगा वो हमारा रेफरेंस एंगल होगा। चूंकि tan 45 पे 1 होता है तो यहाँ पे आंसर हमारा फिर हो गया π/4, यानी कि बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 17 में वो कह रहा है इन द एक्सपेंशन a प्लस एक्स की पावर n इफ n इज इवन द मिडल टर्म इज। सो हम ये वाला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन है आपके पास मिडल टर्म का। मिडल टर्म बेटा हमेशा दो तरह से होती है, आपके पास या तो n इवन नंबर होता है या n आपके पास ऑड नंबर होता है। तो अगर इवन नंबर होता है आपके पास फॉर्मूला हमारे पास होता है n/2 + 1, बी ऑप्शन। और अगर आपके पास ऑड नंबर हो तो ऑड के लिए भी यहां दिखा देता हूं, अगर यहीं पे इवन की जगह सिर्फ ऑड कर दे तो फॉर्मूला होता है n+1/2 और n+3/2। ऑड के केस में हमारे पास दो मिडल टर्म्स बनती हैं, इवन के केस में होती है n/2 + 1 ये वाली टर्म, और अगर 2 एलसीएम लेके लिखे इसको यूं भी लिख सकते हैं n+2/2। तो इन दोनों में से जो भी लिखी हो वो हमारे पास इवन के लिए होगी। ऑड के लिए दो मिडल टर्म होती हैं n+1/2 और n+3/2। तो यहां पे चूंकि इवन की बात कर रहा है, ऑप्शन आ जाएगी बी ऑप्शन। इसके बाद आ जाते हैं रेंज ऑफ y इज इक्वल टू सीकेंट एक्स। सीकेंट एक्स की रेंज बेटा डी ऑप्शन, y लेस देन इक्वल टू -1 या y ग्रेटर देन इक्वल टू 1। इसके लिए मैं आपको बुक में एक टेबल बता देता हूं, आप लोगों ने वो टेबल याद रखना है। उसमें आपके पास साइन कॉस सारे फंक्शंस की डोमेन रेंजेस मेंशन की हुई हैं। अगर आप अपने चैप्टर नंबर 13 में पेज नंबर 395 पे आए तो ये हमारे पास डोमेन और रेंज लिखी है, साइन कॉस टेन। यहाँ पे अगर आप देखें सीकेंट फंक्शन की रेंज क्या है, y लेस देन इक्वल टू -1 या y ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो आप कोशिश करें ये टेबल याद रख लें, क्योंकि इसमें से आपके पास अगर पूछेगा तो ये आपके जहन में होना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन पे, इसका ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट में वो कह रहा है cos इंटू tan इनवर्स √3, इसका हमें वैल्यू बताएं क्या होगी। क्वेश्चन आपके पास लिख लेते हैं, cos tan इनवर्स √3 इज इक्वल टू, हम लोग क्या करेंगे, पहले हम tan इनवर्स √3 को कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेटर में अभी आपको दिखाता हूं, आपने लिखा यहाँ पे शिफ्ट और tan, ये आपके पास आ गया tan इनवर्स √3। चेक करते हैं √3, अगर आप देखें यहाँ पे ये आ गया 60, हमारे पास tan इनवर्स √3 60 आ गया। आगे क्या करना है, आगे चूंकि ये वैल्यू 60 है तो हो जाएगा cos 60 डिग्री। अब सिंपली cos 60 की वैल्यू चेक कर लेते हैं, ये आपके पास आ गया cos और साथ में लिख देते हैं 60। आंसर अगर आप देखें तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 1/2। इस तरह से इसके भी क्वेश्चन रिपीट हो जाता है, अक्सर बोर्ड में पूछ लेता है। आप लोगों ने करना ये होता है, पहले ये वाली वैल्यू कैलकुलेटर में चेक करेंगे, जो एंगल आएगा उस एंगल पे फंक्शन की वैल्यू चेक कर लेंगे। जैसे हमारे पास 60 आया, cos 60 होता है 1/2, तो फिर हमारा करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा सी ऑप्शन 1/2। लास्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन है cos 48 + cos 12 डिग्री इज इक्वल टू।
तो अगर हम इस क्वेश्चन को देखें, ये हमारे पास सम से प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला लगेगा। चैप्टर नंबर 10 लिखा हुआ है cos 48 डिग्री प्लस cos 12 डिग्री। सॉरी, फॉर्मूला हमारे पास होता है cos अल्फा प्लस cos बीटा इज इक्वल टू 2 cos अल्फा प्लस बीटा बाय 2 और cos अल्फा माइनस बीटा बाय 2। ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। हमारे पास पहली वैल्यू अल्फा होता है और दूसरी वैल्यू बीटा। फॉर्मूला अप्लाई करते हैं 2 cos अल्फा प्लस बीटा, ये हो जाएगा 48 प्लस 12 ओवर 2 और साथ में आ जाएगा cos अल्फा माइनस बीटा 48 माइनस 12 ओवर 2। 2 cos, अब देखिए 48 में 12 अगर ऐड करें ये होता है 62 से डिवाइड करें आ जाएगा cos 30 और यहाँ पे अगर cos करें 48 में आप माइनस 12 करें तो ये हम अभी चेक करते हैं, हमारे पास हो जाएगा 48 माइनस 12, ये बेटा 36 आ जाता है। तो cos 36 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे हो जाएगा cos 18। अब अगर आप देखें cos 30 की वैल्यू हमें पता होती है, वो वैल्यू लगा लेते हैं 2 cos 30 होता है स्क्वायर रूट 3 बाय 2 और साथ में लिख लेंगे cos 18। 2 से 2 कैंसिल, फिर हमारे पास आंसर क्या आ गया स्क्वायर रूट 3 cos 18। तो यहाँ से अगर आप देखें हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन बनता है स्क्वायर रूट 3 cos 18। क्वेश्चन नंबर 20 का ए करेक्ट ऑप्शन है। तो ये था बेटा हमारे पास 2022 लाहौर बोर्ड ग्रुप 1 का। इंशाल्लाह फिर आगे चल के ग्रुप 2 के भी MCQs डिस्कस करेंगे।